एनीथिंग विच, या दैट लिख सकते हो, दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज मास इज डिफाइंड मैटर। कोई भी चीज जो थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें कुछ मास हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो मैटर बोलते हैं। जैसे बहुत सारा चीज़ है, आपका एयर भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी मास होता है और ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आपका वुड हो जाएगा, लकड़ी वगैरह, ठीक, और इटीसी कर दीजिए, और बहुत सारा चीज़ हो सकता है मैटर के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। तो पहला पॉइंट है कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है मैटर का, वो यह है कि पार्टिकल्स जो होता है मैटर का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract to each other, attract to each other। और जिस फोर्स के चलते, जिसके चलते एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, दैट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इसके बाद इसका पार्टिकल किसी से बना रहता है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड ऑफ या मेड बाय टिनी सबस्टांस। ठीक है जी, या जो मैटर होता है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ, मैटर इज मेड बाय very teeny particles, very teeny particles। मैटर जिस चीज से बना रहता है वो काफी छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, याद रखिएगा। फिर उसके आगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस, ब्रैकेट ओपन करके आप लिख सकते हो कि which is known as intermolecular space और void space, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद और पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लो, इसके बाद फिर हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको समझाएंगे और उसके बाद ऊपर लिख दे रहे हैं। मिटा दे।
चलिए इसको एक बार फिर से आप लोग पहले समझ लो थोड़ा सा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज सम मास, लिख सकते हैं ना, एंड हैज सम मास इज डिफाइंड मैटर। कोई भी चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ जो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करे और इसमें कुछ मास हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आपको दिखा दिया गया है कि एयर हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा। अब इस मैटर का देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है ना। इसमें आप लोग देख लीजिए, पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यह तो जेन्युइन बात हो गया कि मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसके आगे लिखे हैं कि मैटर इज मेड बाय वेरी टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो बना हुआ रहता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर। उसके आगे है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है सम स्पेस विच इज नोन एज इंटरमोलिकुलर स्पेस और वाइड स्पेस। जो भी मैटर बना रहता है उसके पार्टिकल्स के बीच में, जिस पार्टिकल से मैटर बना रहता है उस पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है और उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस और वाइड स्पेस। और इसके आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या क्या है। अब देखिए उसके आगे है कि जो मैटर का पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव। और जो मैटर का पार्टिकल्स होता है ना वो एक कांस्टेंट रेट में मूव करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग डिफ्यूज़न के बारे में देखते हैं तो डिफ्यूज़न में जो अगरबत्ती वगैरह का धुआं वगैरह ऐसे निकलता है तो वह एक कांस्टेंट स्पीड में जाता है। उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि पहले क्रॉस स्पीड उसका चेंज हुआ फिर अचानक डिक्रीज कर गया या इंक्रीज कर गया, एक कांस्टेंट रेट में जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, कांस्टेंट रेट के साथ वो मूव करता है, ठीक है। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब इसके आगे हम लोग को देखना है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर में क्या है। एक तो हो गया कि आपका सॉलिड स्टेट, उसके बाद आपका हो गया लिक्विड स्टेट, उसके बाद गैसियस स्टेट। दो और स्टेट है, एक प्लाज्मा करके और एक है आपका बोस-आइंस्टाइन स्टेट, ठीक है। इसको भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। मेन हम लोग का है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ठीक से समझेंगे। इसके आगे स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को समझा दे रहा है। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखते चलिए। सॉलिड वाला केस में देखना होगा तो पहले सॉलिड के बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखो इसका डायग्राम कैसे होता है सॉलिड वाले केस का। इस तरह से होता है फिगर और इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल इस तरह से होते हैं, बहुत ही क्लोज। ऐसे होता है, ठीक। अब देखिए इसके पार्टिकल्स के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और वाइड स्पेस, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स में जिस
जिसके चलते इसके पार्टिकल्स काफ़ी आपको क्लोज दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स। चाहे फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर is known as intermolecular space और void space। ठीक, और अगर इसको बोलना होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन held between particles of matter is known as intermolecular force, is known as intermolecular force यानी कि IMF। अब सॉलिड के बारे में और क्या क्या चीज़ देखना है इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले आप लोग इतना डायग्राम नोट कर लो, या डायग्राम जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो जल्दी कीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हुआ? चलो अब थोड़ा सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग इसका डेफिनेशन जान लें। कैसे इसको लिखेंगे कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स्ड शेप, ब्रैकेट में करके साइज, एंड डेफिनिट वॉल्यूम is defined solid state। ठीक है, अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग को देखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, ऑफ सॉलिड स्टेट। ये तो हम लोग जान गए कि इसमें वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है और इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। और भी बहुत सारा चीज़ है जो इस फिगर के रिगार्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे छोटा सा फिगर भी बना दे रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक था, काफ़ी क्लोज था। बस याद रखिएगा वो ऐसा दिखाना है कि लगे कि एकदम सटा हुआ है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट वाला में कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज
वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म होने के चलते, इसके पार्टिकल्स का काफ़ी क्लोज होने के चलते आप एक स्टोन का स्ट्रक्चर देखते हो। जैसे मान लो कोई पत्थर वगैरह हम लोग ऐसे दिख रहा है, तो इसके पीछे रीजन है तो वह एक सॉलिड स्टेट है, वह एक सॉलिड स्टेट है मैटर का। तो इसको अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे समझेंगे? एक तो इसका रिजिडिटी देख सकते हो, उसके बाद इसका IMF भी देख लेंगे और इसका IMS भी देख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इसका रिजिडिटी नेचर। इस केस में देखिएगा तो सॉलिड का पार्टिकल जो है, जिस पार्टिकल से यह सॉलिड स्टेट बना हुआ है वह काफ़ी क्लोज है, वह काफ़ी एक दूसरे के क्लोज है, देखिए, ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू दिस रीजन। हाँ, रिजिडिटी का मतलब होता है ना, जैसे देखो कोई भी मैटर बना हुआ है उसका पार्टिकल्स एक दूसरे का काफ़ी क्लोज है, तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होता है ना तो फिर उसको जो है दूर भेजने में काफ़ी दिक्कत होता है, मतलब वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, समझ रहा है ना। रिजिडिटी को आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि स्टोन वगैरह हम देखते हैं, ठीक है, तो स्टोन को हम लोग अगर अटैक करेंगे किसी हैमर के थ्रू तो वो जल्दी उसका पार्टिकल सेपरेट नहीं होना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके स्ट्रक्चर के चलते, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी क्लोज है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना, तो वही रिजिडिटी होता है। सॉलिड का रिजिडिटी सबसे हाई होता है, गैस का रिजिडिटी नेग्लेजिबल होता है और लिक्विड में जो रिजिडिटी होता है वह मॉडरेट फॉर्म में होता है। उसी तरह एक कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है, जैसे सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी के केस आएगा तो सॉलिड में हम लोग बोलेंगे कि उसमें नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है 9 के बराबर। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है बट गैसियस से कम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो एक तो हो गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट, यहाँ पे लिख दे रहा है इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। दूसरा है कि रिजिडिटी ऑफ सॉलिड स्टेट, रिजिडिटी of particles of solid state, particles of solid state is very high, is very high, या इसको आप मैक्सिमम भी बोल सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे आपको हम एक बात समझाएंगे, देखिए कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा रिजिड है तो आप उसको कंप्रेसिबल नहीं बोल सकते, उसको दबा नहीं सकते वैसे, ठीक है, तो क्योंकि उसमें स्पेस नहीं रहेगा ना। तो एक यहाँ पे आप बात लिख सकते हो कि जो रिजिडिटी होता है, रिजिडिटी वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी के, कंप्रेसिबिलिटी। यह बात आप लोग को याद रखना चाहिए, यानी कि अगर कंप्रेसिबिलिटी किसी चीज़ का नेग्लेजिबल हो रहा है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वहाँ पे रिजिडिटी मैक्सिमम का, और अगर कंप्रेसिबिलिटी किसी चीज़ का क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो रिजिडिटी वहाँ पे क्या होगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। तब आप खुद देख लो, सॉलिड के केस में रिजिडिटी मैक्सिमम है, तो रिजिडिटी मैक्सिमम है तो कंप्रेसिबिलिटी बताइए क्या होना चाहिए। इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा बताओ, पहले से दिख रहा है, हाँ नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड स्टेट या इन सॉलिड स्टेट इज वेरी लो, या ब्रैकेट में करके नेग्लिजिबल, ठीक है। और एक होता है डिफ्यूजन, ठीक है, यदि आप लोग आगे लिखवा देंगे, डिफ्यूजन इन सॉलिड स्टेट इज नेग्लिजिबल, याद रखिएगा, इसमें डिफ्यूजन बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। तो यह हो गया सॉलिड का स्ट्रक्चर, डायग्राम वगैरह सब बना दिए हैं, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब कुछ डेंसिटी के बारे में भी समझना होगा तो समझ लो। जो डेंसिटी होता है हाई होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर,
सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज वेरी हाई। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का जो डेंसिटी होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके पीछे फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आप लोग सॉलिड वाला सेलेक्ट कीजिएगा उसमें ज़्यादातर केस में मास ज़्यादा होगा, मतलब लिक्विड और गैसियस के कंपेयरमेंट में देखिएगा तो मास ज़्यादा होने से डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉलिड के केस में डेंसिटी भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।